वेलकम टू स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी में पेपर 7 आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। इसकी यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। इस टॉपिक को बच्चों हम पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, किस तरह से ये टॉपिक पढ़ना है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। देन आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि सीड्स में मिलने वाले स्टोर फूड जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होता है, फैट होता है, तो उनका हाइड्रोलिसिस किस तरह से होता है, कैसे उनका मोबिलाइजेशन होता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो इन न्यूट्रिशन को कैसे यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रॉपिज्म ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। इस टॉपिक में आपको फोटोट्रॉपिज्म को पढ़ना है, जियोट्रॉपिज्म को पढ़ना है। नेक्स्ट सब टॉपिक दे रखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सीडलिंग ग्रोथ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जो कि सीड जर्मिनेशन को, सीडलिंग ग्रोथ को अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। इसमें आपको वेरियस टाइप्स की जीन्स पढ़ने हैं जिनका एक्सप्रेशन जरूरी होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम करने के लिए। इनका एक्सप्रेशन जरूरी होता है ऐसे एंजाइम्स को बनाने के लिए, ऐसे प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ म्यूटेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग सीडलिंग डेवलपमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम म्यूटेंट्स का यूज करके सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस को, सीडलिंग डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझते हैं। ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हमको सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ में पढ़ने हैं। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के स्टेप्स कौन से हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सीड जर्मिनेशन in general way we say the seed germination is the process of seed developing into new plant। मीन्स सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण सीड एक नए प्लांट पे डेवलप होता है। टेक्निकली सीड जर्मिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जर्मिनेशन इज द सम टोटल ऑफ इवेंट्स दैट बिगिन विद हाइड्रेशन ऑफ द सीड एंड कल्मिनेट इन इमर्जेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस फ्रॉम द सीड कोट। मीन्स जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई इवेंट्स होते हैं एंड ये जो प्रोसेस है ये सीड के हाइड्रेशन के साथ में स्टार्ट होता है, मीन्स वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ में स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं उसके रिजल्टेड एम्ब्रियोनिक एक्सिस सीड कोट में से बाहर निकलता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो पार्ट सबसे पहले बाहर निकलता है वो रेडिकल होता है जो कि रैम से बनता है। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई इवेंट्स होते हैं जिसके रिजल्टेंट सीड वाटर को अपटेक करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस जिसकी ग्रोथ इनहिबिट हो चुकी थी उसमें फिर से ग्रोथ रिज्यूम होती है एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एक्सपेंशन होता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के एक्सपेंशन से रेडिकल एंड प्लूमुल सीड कोट को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन का। इस प्रोसेस के दौरान में कई इवेंट्स होते हैं। बच्चों एक जो मैच्योर सीड होता है वो डेजिकेटेड होता है। डेजिकेटेड का मतलब है कि सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। वाटर कंटेंट कम होने के कारण इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह से डेजिकेटेड सीड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम पाई जाती है। इसके साथ ही जो सीड कोट होता है वो इम्परमिएबल होता है जिसके रिजल्टेंट ऑक्सीजन की कंटेंट भी कम होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में कम होती है जिसके कारण रेस्पिरेशन रेट डाउन हो जाती है। साथ ही सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसका अमाउंट ज्यादा होता है, जबकि जिब्रेलिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसमें एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के दोनों एंड्स पर सैम एंड रैम रीजन प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन करने की, ग्रो करने की एबिलिटी होती है जो कि डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो सकती हैं।
लेकिन चूंकि सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनहिबिट हो चुकी है, रेस्पिरेशन रेट कम है, साथ ही एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड जिब्रेलिन का लो अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो इन सब के रिजल्टेंट क्या होता है, एक सीड डोरमेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो एक डेजिकेटेड सीड में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि एक डेजिकेटेड डोरमेंट सीड वाटर को एब्जॉर्ब करे। सो जर्मिनेशन का प्रोसेस सीड के हाइड्रेशन के साथ में स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान कई इवेंट्स होते हैं जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम किया जाता है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट सीड एब्जॉर्ब करता है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है। साथ ही सीड कोड परमेबल होता है जिससे ऑक्सीजन अंदर आती है, गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। सीड के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, इसके पास में स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको एम्ब्रियो यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड होने के लिए एटीपी एनर्जी नहीं मिलती। तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है तो सीड में फूड का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एम्ब्रियो फूड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की ब्रेकिंग होती है एंड सीड इस सिंपल सोल्यूबल फूड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। सबके रिजल्टेड एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसकी ग्रोथ होती है, इसका एक्सपेंशन होता है, जिससे सबसे पहले रेडिकल निकलता है जो कि सॉफ्ट सीड कोट को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। कई इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को हमने 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इम्बाइबिशन, सेकंड है एक्टिवेशन जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम होती है एंड थर्ड इवेंट होता है सक्सीडिंग मैनिफेस्टेशन और कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन जिसमें रेडिकल सीड कोट को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाता है, देन फिर प्लूमूल बाहर निकलता है, कॉटिलिडोन एक्सपेंड होते हैं एंड फोलियर लीफ बनती है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये सारे इवेंट्स होते हैं, इनको 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। सीड जर्मिनेशन का अगर आपका बच्चों क्वेश्चन आता है तो जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, आपको इसी पैटर्न में अपने आंसर को लिखना है, तो इन नोट्स को आप कॉपी कर लेना। अब सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि सुटेबल होने जरूरी है, तभी सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन के लिए हम देख लेते हैं प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री रिक्विजिट्स फॉर सीड जर्मिनेशन मीन्स जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, सीड वाटर को एब्सॉर्ब करे, इसके लिए पहले से कुछ तैयारी होती है, इसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स और प्री कंडीशन। फर्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि जो डोरमेंट सीड होता है उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी हो। डोरमेंसी को ब्रेक करने के कई मेथड्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पर अभी नहीं पढ़ने हैं, नहीं लिखने होते हैं। डोरमेंसी चाहे किसी भी तरीके से ब्रेक हो, जर्मिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है इम्बाइबिशन, उसके साथ ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, सीड शुड बी वाइबल, इसका मतलब है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो वाइबल होना चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है, इंटरनल कंडीशन ऑफ सीड शुड बी फेवरेबल, ठीक है, सीड की इंटरनल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जब डोरमेंसी ब्रेक होती है, ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, वाटर का इम्बाइबिशन होता है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन लो हो जाती है एंड जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो इसके लिए जरूरी है कि सीड का इंटरनल एनवायरनमेंट में एब्सिसिक एसिड की लो कंसंट्रेशन हो एंड जिब्रेलिन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। लास्ट जो कंडीशन है दैट इज सीड कोट शुड बी परमिएबल,
ठीक है। सीड कोट जर्मिनेशन हो इसके लिए जरूरी है कि वो परमिएबल हो चुका हो। नाउ द स्टेप्स फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इम्बाइबिशन, सेकेंड है ऑनसेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड थर्ड स्टेप होता है कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन। फर्स्ट इज इम्बाइबिशन और वाटर अपटेक फेज। इस फेज में सीड जो कि जर्मिनेशन के लिए तैयार हो चुका है वाटर को एब्सॉर्ब करता है। बच्चों, सीड की डोरमेंसी चाहे किसी भी मेथड से ब्रेक हो, लेकिन सभी सीड्स में जर्मिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है इम्बाइबेशन होता है। इम्बाइबेशन के दौरान सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है, जिससे सीड को स्वेल होता है, सॉफ्ट हो जाता है, परमिएबल हो जाता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। इसके साथ ही वाटर के अंदर जाने से क्या होता है कि सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिससे रिजल्टेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एक्सपेंशन होता है एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस का रेडिकल सीड कोट को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलता है। तो इम्बाइबेशन का जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है विद द अपटेक ऑफ वाटर एंड एंड्स with the emergence of the embryonic axis, that is the radicle। साथ ही इम्बाइबेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है। इम्बाइबेशन के दौरान वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है। वाटर एब्सॉर्प्शन 3 फेजेस में होता है। इन फेजेस को पहले हम इस ग्राफ से समझ लेते हैं। फेज 1 एंड फेज 2 ये जर्मिनेशन फेज होती हैं, इसको हम जर्मिनेशन फेज कहते हैं। एंड फेज 3 ये पोस्ट जर्मिनेशन फेज होती है। तो इम्बाइबेशन का प्रोसेस जिसमें सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है 3 फेजेस में होता है। इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 में जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ में वाटर का ये जो कंसंट्रेशन दिखा रखा है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो सीड जो है कंटिन्यू वाटर को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। हम देख रहे हैं ग्राफ में कि सीड के द्वारा कंटिन्यू वाटर एब्सॉर्ब किया जा रहा है। ये फेज 1 में होता है। जस्ट सपोज ये कोई 0 डे सीड है, ठीक है, ये 2 डेज हो गया, ये 5 डेज हो गया, है ना, ये हो गया 8 डेज सीड्स। तो इस तरह से सीड जो है फेज 1 में कंटिन्यू वाटर को एब्सॉर्ब करता है, ये कंटिन्यू बढ़ती है। इसके बाद में फेज 2 जो कि जर्मिनेशन की ही फेज है, इसमें आप देख रहे हो कि एक प्लेटू सा आ जाता है। मींस इस फेज में सीड के द्वारा अब वाटर का एब्सॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। ये हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हमने डेज में ले लिया तो हमारा यहाँ पर डेज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि फेज 2 में सीड के द्वारा वाटर का एब्सॉर्प्शन अब नहीं हो रहा, तो एक प्लेटू सा आ जाता है। इसके बाद में फेज 3 में फिर से वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है, इसको हम पोस्ट जर्मिनेशन फेज कहते हैं। इस फेज में आप देखिए कि सीड जो है रैपिडली वाटर को एब्सॉर्ब करता है एंड एक स्ट्रेट लाइन आने की बजाय क्या होती है कि तेजी से जो है वाटर का अमाउंट सीड में बढ़ जाता है। तो इस तरह से ग्राफ एकदम से ऊपर हाइट पर जाता है। तो ये 3 फेजेस होती हैं जिसमें सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है। इन फेजेस के दौरान सीड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। ग्राफ में जैसा आप देख रहे हो कि जैसे ही सीड में वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो चेंज इन वाटर एंड बायो एनर्जेटिक स्टेटस, क्योंकि सीड कोट अब सॉफ्ट हो गया है, परमिएबल हो गया है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एटीपी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेटू स्टेज में रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म अकर होता है, रिपेयरिंग होती है, ठीक है, हार्मोन मेटाबॉलिज्म एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाता है, शुगर एंड सेल वॉल का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन के लिए मेरिस्टेम तैयार हो जाते हैं। ये सारे काम होते हैं फेज 2 में। फेज 3 जो कि पोस्ट जर्मिनेशन फेज होती है, जिसमें सीड के द्वारा एकदम से रैपिडली वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है। सो उसमें इलोंगेशन होता है एंड रेडिकल पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाता है। रेडिकल का प्रोस्ट्रूशन होता है, मीन्स रेडिकल बाहर निकल जाता है एंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं इम्बाइबिशन में। इन 3 फेजेस में सीड्स के द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब
किया जाता है। अब हम इन फेजेस को डिटेल में बच्चों पढ़ लेते हैं। इम्बाइबिशन की फेज 1 में क्या होता है देख लेते हैं। इन दिस फेज ड्यू टू वेरी लो वाटर पोटेंशियल ऑफ द ड्राई सीड which drives the first influx and seed start to absorb water continuously। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में सीड कंटिन्यूसली वाटर को एब्सॉर्ब करता है। फेज सेकंड में आफ्टर रैपिड हाइड्रेशन ऑफ सीड मैट्रिसेस अ प्लेटू इज रीच्ड। ठीक है, सेकंड फेज तक प्लेटू आ जाता है जिसमें कोई वाटर का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। एंड फेज थर्ड पोस्ट जर्मिनेशन फेज होती है। वाटर इज अगेन टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन, मीन्स जब रेडिकल निकल जाता है इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन का कंप्लीशन हो गया। एज द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, द काइनेटिक्स ऑफ वाटर अपटेक इज अफेक्टेड बाय द सीड स्ट्रक्चर एंड द टेम्परेरी स्ट्रक्चरल पर्ट्यूबरेशंस अकर टू द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ वाटर अपटेक। क्या होता है कि जिस समय सीड के द्वारा फेज 1 में वाटर को अपटेक किया जाता है, वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, तो इसमें कुछ टेम्परेरी पर्ट्यूबरेशंस होते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ टेम्परेरी ऑल्टरेशंस होते हैं। इसके कारण सीड से क्या होता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट के मेटाबोलाइट्स हैं आयन से वो बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिजल्टेंट अ रैपिड लीकेज ऑफ आयंस एंड लो मॉलिक्यूलर वेट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम दी सीड, जैसे कि लेक्टिन्स हैं, प्रोटीनेज इनहिबिटर्स एंड सीड सरफेस प्रोटीन्स working as a protective agents against bacterial or insect invasion are released by some seeds। ठीक है, जैसे ही सीड्स वाटर को अपटेक करता है इसमें कुछ इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऑल्ट्रेशंस होते हैं एंड कुछ आयंस मेटाबोलाइट्स बाहर निकलते हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है लेक्टिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीनेज इनहिबिटर्स हैं, सीड सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जो कि सीड को प्रोटेक्शन देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इंसेक्ट इन्वेजन के अगेंस्ट सीड को प्रोटेक्शन देते हैं एंड ये बाहर की ओर रिलीज होते हैं। The time required for the events to be completed varies from several hours to many weeks depending upon inherent genetic factors and the prevailing germination conditions, particularly temperature, light and water availability। अभी जो टाइम पीरियड है जिसमें सीड फेज 1 से फेज 2 में जा रहा है, देन फिर फेज 3 में जा रहा है, तो इसका जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है सीड के इंटरनल एनवायरनमेंट पर, जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर, इसके साथ ही सीड के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है एंड वाटर की अवेलेबिलिटी है। इसके कारण सीड में कुछ घंटे से कुछ वीक्स तक का समय लगता है एंड सीड का जर्मिनेशन होता है। सेकेंड स्टेप है जर्मिनेशन का ऑनसेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस स्टेप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेज्यूम हो जाती है। The dry seed contains all the cellular structures and enzymatic machinery essential for the commencing the metabolism। ठीक है, एक जो ड्राई सीड होता है जो डेसिकेटेड होता है उसमें वो सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मशीनरी भी प्रेजेंट होती है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होती है, उसके अंदर ऑलरेडी पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वाटर नहीं होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इनहिबिटेड होती है। तो इन इम्बाइब्ड सीड मीन्स जब सीड वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, so in imbibed seeds the metabolic activities are rapidly resumed। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से तेजी से स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इस चीज को समझते जाना कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 इन तीनों फेजेस के दौरान जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जो भी सीड्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो हम इस स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी टू रेज्यूम। इट कैन बी ऑब्जर्व विद इन मिनट्स आफ्टर इम्बाइबिशन। ठीक है, क्या देखा गया है कि कुछ मिनट के अंदर ही रेस्पिरेशन जो है एक डेसिकेटेड सीड में स्टार्ट हो जाता है जैसे ही सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है। रेस्पिरेटरी पाथवे इसमें है द ग्लाइकोलाइटिक एंड ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड द क्रेब्स साइकिल रीस्टार्ट ड्यूरिंग फेज 1। ठीक है, फेज 1 के दौरान रेस्पिरेटरी पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं।
Dried seed contain poorly differentiated mitochondria. They contain enough Krebs cycle enzymes and terminal oxidase to yield sufficient amount of ATP to sustain metabolism for several hours after imbibition. ठीक है, जो ड्राई सीड होता है इसके पास में ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि अभी पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन चूंकि जैसे ही इम्बाइबिशन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो इस पुअरली डिफरेंशिएटेड माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्रेब साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्टेंट एटीपी बनना स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही एटीपी बनता है तो इम्बाइबिशन के कुछ घंटे बाद ही जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रिज्यूम हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स two distinct pathways of mitochondrial development are observed। ठीक है, क्या देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इनिशियली डेजिकेटेड ड्राई सीड में पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, जैसे ही एटीपी बनते हैं अब दो पाथवे होते हैं, है ना, इन दोनों पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से पाथवे ये देख लेते हैं। इन स्टार्च स्टोरिंग सीड्स मींस ऐसे सीड्स जिसमें मेनली स्टार्च स्टोर्ड होता है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर रिपेयर्ड एंड एक्टिवेटेड। ठीक है, पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि पुअरली डिफरेंशिएटेड है उसी की रिपेयरिंग होती है और वही फिर एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड पाथवे इन ऑयल स्टोरिंग सीड्स, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस टेक्स प्लेस involving genomes of both the mitochondria and nucleus। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द सेल्स ऑफ मैच्योर ड्राई सीड्स। मैच्योर ड्राई डेजिकेटेड सीड में प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी प्रेजेंट होती है एंड विद इन द मिनट्स ऑफ रिहाइड्रेशन protein synthesizing factors and ribosomes recruited onto messenger RNA stored in the dry seed। ठीक है, तो जैसे ही इम्बाइबिशन होता है वाटर अंदर आता है, एटीपी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके कुछ ही मिनटों में क्या होता है, रिहाइड्रेशन के कुछ ही मिनटों में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्टर्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ऑलरेडी जो सीड में मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होते हैं उस पर ये रिक्रूट किए जाते हैं, मींस प्रोटीन का बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही न्यू राइबोसोम्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड एंड यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, नए राइबोसोम्स बनते हैं एंड ट्रांसलेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, मींस प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, मींस अब ग्रोथ के लिए नए एंजाइम्स बनेंगे जो कि ग्रोथ को रेज्यूम करेंगे। Fresh messenger RNA molecules, some identical to old ones and other new ones। ठीक है, नए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो कि इनमें कुछ पहले वाले जो होते हैं उन्हीं के आइडेंटिकल होते हैं, मींस उन्हीं की कॉपी होती है एंड कुछ नए भी बनते हैं ताकि प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करा सके, so they progressively replace previous pool of transcripts। The majority of messenger RNA encode proteins that are required for normal cellular metabolism। मेजोरिटी में जो मैसेंजर आरएनए इस दौरान बनते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स के लिए, ऐसे एंजाइम्स के लिए मैसेंजर आरएनए इस दौरान पर बनते हैं। As cellular metabolism activated, germination proceeds, new proteins such as protein kinase, ATPase are also synthesized। जैसे ही सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन प्रोसीड होता है, नए प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन काइनेज है, एटीपीएज है, ये भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। Cell wall of the radical become more stretchable by the action of aspansins which break the hydrogen bonds connecting cell wall पॉलीमर। इसके साथ ही जो रेडिकल की सेल वॉल है वो एस्पेंसिंग के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है, जिसके रिजल्टेंट सेल वॉल पॉलीमर के साथ में जो टाइटली बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, मींस अब स्ट्रेचिंग आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस एक्सपेंड होगा। तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें सीड का जर्मिनेशन होता है। फर्स्ट इज इम्बाइबिशन, सेकेंड वन इज एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड थर्ड वन इज कंप्लीशन ऑफ जर्मिनेशन जिसमें रेडिकल बाहर निकलता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं।
सीड जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट विद इम्बाइबिशन। जैसे ही वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है, एब्सॉर्ब वाटर एक्टिवेट्स द एंजाइम्स दैट बिगिन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन डेसिकेटेड सीड। जैसे ही सीड के द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब किया जाएगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जिसके कारण सीड की मॉर्फोलॉजी में एंड फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो अब हम देख लेते हैं, जो कि जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान होते हैं। First, gradually amount of abscisic acid decreases and gibberellin increases due to multiple region, which leads to the breakdown of embryo imposed dormancy। क्या होता है कि जैसे ही सीड के द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है, एब्सिसिक एसिड का डाइल्यूशन होता है, इसका अमाउंट डिक्रीज होता है, जबकि जिब्रेलिन का अमाउंट इंक्रीज होता है। इसके साथ ही कई और रीजन्स भी होते हैं जिसके कारण एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एंड जिब्रेलिन का अमाउंट इंक्रीज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होना, ताकि एम्ब्रियो इम्पोज्ड डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सके। नेक्स्ट क्या होता है, सीड एब्सॉर्ब द वाटर व्हिच ब्रेक्स द सीड कोट अलाउ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सीड के द्वारा जो वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है उसके कारण सीड कोट की स्वेलिंग होती है, सीड कोट सॉफ्ट होता है एंड उसमें कई जगह ब्रेकिंग हो जाती है, कई जगह से सीड कोट जो है टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन का इजीली ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड ड्यू टू ऑल दिस मेटाबॉलिज्म गेट एक्टिवेटेड बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम्स। और इन सब के कारण मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के एक्टिवेशन में सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेशन स्टार्ट द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च get hydrolyzed and glucose is mobilized to the growing meristem of embryo। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सीड में जो स्टार्च स्टोर्ड होता है, क्योंकि हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, ये स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्च की ब्रेकिंग होती है एंड ग्लूकोज बनता है एंड ये ग्लूकोज फिर मोबिलाइज्ड होता है एम्ब्रियो मेरिस्टेम की तरफ, रैम एंड सैम रीजन की तरफ ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन होता है, मीन्स अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। During germination, the plant draws on the nutrient reserves in the endosperm and cotyledon। जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो को जो भी एनर्जी चाहिए होती है एम्ब्रियो के पास में होती है, सीड में एंडोस्पर्म होते हैं, कोटिलिडोन होती है, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उन्हीं न्यूट्रिएंट से एम्ब्रियो को एनर्जी दी जाती है। फर्स्टली रैम स्टार्ट टू इलेबोरेट, एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी मिल रही है, तो अब रैम में क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन होगा। सो सबसे पहले रैम का एलाबोरेशन होता है, एक्सपेंशन होता है एंड रेडिकल बनता है, जो कि सीड कोट को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल आता है। जैसे ही रेडिकल बाहर की ओर निकलता है, फर्दर ये सोइल में एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है, ताकि आगे वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन स्टार्ट किया जा सके। इसके बाद में इलाबोरेशन ऑफ सैम अकर, इसके बाद में सैम की मेरिस्टेमेटिक सेल पे इलाबोरेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, जिससे कि प्लूमूल बनता है जो कि कोटिलिडोन के ऊपर होता है। नाउ अनफोल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ कोटिलिडोन्स अकर, इसके बाद में कोटिलिडोन की अनफोल्डिंग होती है, इसका एक्सपेंशन होता है एंड एक सीडलिंग बन जाता है। आफ्टर द जर्मिनेशन एक सीडलिंग में हमको क्या क्या दिखाई देता है उसको अब हम देख लेते हैं। सीडलिंग बनने में जर्मिनेशन के दौरान सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलता है, सो दिस वन इज रेडिकल, ये रेडिकल का रैम रीजन हो गया। तो कोटिलिडोन दिखाई देते हैं हमको डाइकोट सीड के केस में एंड ऊपर की तरफ होता है प्लूमूल। तो इस तरह से सीडलिंग बनता है, इसमें कोटिलिडोन्स हैं, प्लूमूल, सैम। प्लूमूल एंड कोटिलिडोन के बीच का ये जो रीजन होता है इसको बच्चों में एपिकोटाइल कहते हैं। रेडिकल एंड कोटिलिडोन के बीच का ये जो रीजन होता है इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक डाइकोट सीड के सीडलिंग में हमको रेडिकल दिखाई देता है, हाइपोकोटाइल दिखाई देता है और दो कोटिलिडोन्स होते हैं, एपिकोटाइल एंड प्लूमूल हमको दिखाई देता है। प्रोसेस को हम आसानी से इस डायग्राम से समझ सकते हैं, आप अपने आंसर में डायग्राम जरूर बनाइए। जैसे इम्बाइबिशन होता है, सीड वाटर को एब्सॉर्ब करता है,
ठीक है, वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, सीड कोट स्वेल होता है, सीड की ब्रेकिंग होती है सीड कोट की, एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, जिसके रिजल्टेंट एब्सिसिक एसिड की कंसेंट्रेशन लो होती है, जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अब क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होने से स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, फैट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। रिजल्टेंट जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, अब इसका एक्सपेंशन होगा। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक एक्सिस में जो रैम रीजन होता है उसका डिवीजन होता है, एक्सपेंशन होता है, एंड रेडिकल बाहर निकलता है। ठीक है, सीड कोट को पेनिट्रेट करता हुआ रेडिकल सबसे पहले बाहर निकलता है। इसके बाद में सैम में एक्सपेंशन होता है एंड प्लूमूल बाहर निकलता है। जैसे ही रेडिकल बाहर निकलता है, सबसे पहले ये सोइल में एस्टेब्लिश्ड होता है ताकि ये आगे वाटर का एब्सॉर्प्शन कर सके। इस समय तक जब तक रेडिकल एंड प्लूमूल बन गए हैं, जो सीडलिंग है ध्यान में रखना है कि वो अपने फूड को खुद फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, फूड फॉर्म नहीं होता। इसके बाद में कोटिलिडोन का एक्सपेंशन होगा, कोटिलिडोन एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंशन के बाद में अब क्या होता है कि जो फोलिएज लीव्स बनती, फर्स्ट लीव इमर्जेंस होती है, इनका इमर्जेंस होता है, एंड इसके साथ ही हमारा जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन का कंप्लीशन होता है। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो कोटिलिडोन्स बनते हैं वो सैम या रैम रीजन से नहीं बनते। कोटिलिडोन्स एम्ब्रियोनल सेल से ही डेवलप होते हैं। इसके साथ ही जो फर्स्ट फोलियर लीव्स बनती हैं वो भी एम्ब्रियोनल सेल से ही बनती है, ये भी सैम या रैम रीजन का पार्ट नहीं होती। तो सीडलिंग बनने के साथ ही जब कोटिलिडोन्स बन गए हैं, फर्स्ट फोलियर लीव्स बन गई हैं, अब सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस का कंप्लीशन होता है एंड प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसी बीच में क्लोरोप्लास्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस को करने वाले एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड प्लांट अब कैपेबल हो जाता है कि वो अपना फूड खुद बना सके। मींस अब प्लांट स्टोर्ड फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता और अब तक स्टोर्ड जो फूड होता है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। इसी के साथ ही प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों रिजर्व फूड का मोबिलाइजेशन कैसे होता है हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।